लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। इंसान की फितरत होती है कि जहां भी जाता है अपनों को ढूंढ लेता है। मैं कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत में हूं। ये मेरा खुद का रेजिमेंटल सेंटर है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे अपने 17 कुमाऊं जो कि मेरी यूनिट है वहाँ के कुछ साथी मिल गए। अब इनके साथ बैठेंगे, कुछ कुमाऊनी खाना खाएंगे और आज के स्पेशल ओकेजन के लिए, ख़ास इस ओकेजन के लिए, ये 17 कुमाऊं की कैप मैं लेकर आया हूँ। आइए, खाने में आपका भी स्वागत है। अरे साहब, राम 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 साहब, राम 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 राम। आहा, ये खाने में ये तो है भटकी चुटकणी, ये चावल, ये कुमाऊनी रायता है। कुमाऊनी रायता है साहब, इतना खा के तो पेड़ पे चढ़ जाऊंगा मैं, इतना कुमाऊनी रायता खा के। ये सब्जी और ये चटनी। तो सबने खाना ले लिया दोस्तों? दिस इज सिंपल कुमाऊनी फूड। दिस इज कॉल्ड, दिस इज भट। दिस इज लाइक ये राजमा जैसा हुआ ना, छोटा सा कुमाऊनी राजमा। भट की चुटकानी बनती है। कुमाऊनी रायता स्पाइक्ड विद मस्टर्ड। अच्छा साहब, एक बात बताइए, आप कौन से सन में आए थे यूनिट में? सर मैं 1993 में आया था सूरतगढ़ में। कर्नल पाठक साहब सीओ थे हमारे। और कौन सी कंपनी में? मैं चार्ली कंपनी में। आप चार्ली कंपनी में थे? उस समय चार्ली कंपनी में कौन था? मेजर गॉड साहब। दोस्त आपका नाम? मेरा नाम लेफ्टिनेंट पंकज पाल सिंह। अच्छा पंकज, आप पलटन में कब आए? मैं पलटन में 2005 में, अगस्त 2005। 2005 में? हाँ सर। और आप कौन सी कंपनी के? मैं पहले एसपी कंपनी में था। हाँ। अभी डेल्टा कंपनी में। डेल्टा में हो? एसपी मोटर में था। अच्छा 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 साहब, मेरे टाइम के आप ही लगते हो और कोई नहीं लग रहा मेरे टाइम का। अच्छा, आप भी हो साहब? वहाँ पे आप भी हो? 97 में थे आप? मैं गिरा था तब भी थे आप? आपको याद है? मैं गिरा था पहाड़ से नीचे। मैं गिरा था कितने 100 फुट नीचे खड़ी पहाड़ी से। तब प्रताप सिंह था जिसने मुझे बताया था। फिर वो इन्होंने ब्रावो कंपनी ने उसका पर्यटन स्थल बना दिया। अच्छा, और साहब आप भी हो पुराने? हाँ। आप कब आए? मैं भी 93 में आया था सर, सूरतगढ़ में। अच्छा, और एक बात बताइए साहब, आपको उसकी याद है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की? हाँ सर। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। उस गर्मी में हम लोग क्या धक्के खाते थे। एक एमटी में ड्राइवर हुआ करता था, खीमानंद। हाँ, खीमानंद याद है? हाँ सर। मेरी करीब 2 महीने की नौकरी होगी तब। कंधे पे एक तारा, आरसीएल जोंगा में बैठा, टोपी अपनी उतारी, बेल्ट उतारी और धूप में बिल्कुल आरसीएल, और पीछे एक जेसीओ साहब बैठे थे और एक बंदा और बैठा था रेडियो सेट वाला। तो खीमानंद चला रहा गाड़ी, मैं सो गया इतनी गर्मी में। तो अचानक गाड़ी रुकी और गाड़ी बिल्कुल टेढ़ी घूम गई। ऐसे गाड़ी टेढ़ी घूम गई तो बोला क्या हुआ क्या हुआ। देखा सामने मैंने, एक जिप्सी है सामने और जिप्सी में 2 तारे हैं। तो मैंने बोला कंधे पे तो 2 तारे मैं जानता हूँ, गाड़ी में 2 तारे का मतलब क्या होता है? फिर मुझे पता लगा कि ये तो मेजर जनरल साहब की गाड़ी है। फिर मैं उतरा अपनी गाड़ी से। हमारी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा, 6 इंच का भी फासला नहीं था। तो मैं गया फिर। अब उस समय क्या होता है, हड़बड़ी में ना बेल्ट मिली ना टोपी मिली। फिर बड़ी मुश्किल से टोपी ओपी उतारी, चश्मा उतार के फेंका गाड़ी में। उनके पास गया, सैल्यूट करा। फिर उन्होंने देखा कि ये तो नया ही है, इसको मैं क्या बोलूँ। तो जनरल साहब ने कुछ नहीं बोला, जनरल साहब चले गए। और पीछे अपना मास्टर खीमानंद, ठीक है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वहीं पे खड़ा था, कह रहा राम राम साहब चलें आगे। मैंने सुन भाई, 30-40 पे चला यहाँ पे। इन रस्तों में अर्जुन पथ पे पता नहीं कितने कितने स्टार वाले घूम रहे हैं। अभी अभी नौकरी शुरू हुई, अभी घर भेजेगा मुझे ये। और आपका कब का है? 2010 में। 2010 में? तो हम 3 हो गए ना पुराने। आप हो गए 4 हो गए। अच्छा, अल्फा का कौन है इसमें? अल्फा का नहीं है कोई? अल्फा। अच्छा, पहली कंपनी जो मैंने कमांड करी थी अल्फा ही करी थी मैंने। आजकल तो रोकना पड़ता है लोगों को कि 2 बार जो राष्ट्रीय राइफल हुआ है वो कहता मैं तीसरी बार भी जाता हूँ, फिर उसको रोकते हैं कि तू मत जा। हाँ, आदमी नहीं, वो आरआर में बहुत अच्छा है। आरआर में, असम राइफल्स में अच्छा है। और वहाँ पर प्रोफेशनल का नहीं, प्रोफेशनल तो देखो ऐसा है कि ट्रेनिंग का काम है, पीस में भी होता है, लेकिन फौजी की फितरत होती है। ठीक है, आप हाथ में AK-47 लेके जो आप एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हो ना, फौजी का वही मन है कि मैं वही करूँ। पहले मुझे याद है मैं एडजुटेंट था, अनुज साहब थे एडजुटेंट। हाँ सर। अनुज साहब कैजुअल लीव गए गुरदासपुर से, तो एंड्रू साहब हुआ करते थे CO। LL एंड्रू साहब 11 कुमाऊं से आए थे वो। YSM थे श्रीलंका के, ऑपरेशन पवन के। हाँ सर। और बॉक्सर बड़े तगड़े। तो अनुज साहब चले गए छुट्टी, तो मुझे बोला कि तुम संभालो 1 हफ्ते के लिए। मैं बैठ गया, मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं तो नया था। और एडजुटेंट का काम तो इतना फैला हुआ होता है कि मतलब जिसको एक्सपीरियंस ना हो तो परेशान हो जाए। और अनुज साहब थे मुझसे 1-1.5 साल सीनियर, तो उनको एक्सपीरियंस भी था, मुझे था नहीं। तो मुझे बोला गया कि भाई 3 वैकेंसी आई है राष्ट्रीय राइफल की। तो मैंने एंड्रू साहब को फ़ोन करा, मैं सर मैं किसको भेजूँ RR में? मुझसे कहना अच्छा सुनो, जो स्पोर्ट्स में अच्छा है ना उसको मत भेजना, जिसका डिसिप्लिन अच्छा है उसको मत भेजना,
जो ड्रिल वाला है उसको मत भेजना, जो NSG से आया है उसको मत भेजना, इसको नहीं भेजना, इसको नहीं भेजना। मैंने बोला सर फिर भेजना किसको है? मुझसे कहते हैं क्वार्टर गार्ड में है कोई। मैंने बोला सर मैं आपको मैंने बोला हाँ सर क्वार्टर गार्ड में तो है। कह रहा जिनका डिसिप्लिन खराब है ना, जिनको रेडिंग ब्लैकिंग वाले जो खतरनाक वाले हैं, कि उनको भेजो राष्ट्रीय राइफल्स में। मैंने भी लिस्ट बना ली 3 की, मैंने फॉरवर्ड कर दिया, बुला के बोल दिया कि तुम लोग जा रहे हो RR। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम करा वहाँ पे। पर एक मैं बात बताता हूँ, RR आज भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन उन दिनों जो हालात थी कश्मीर की, जब हाथ से ऑलमोस्ट मामला निकला हुआ था, जब हजारों आतंकवादी थे, उस समय चाहिए भी ऐसे लोग थे। तो 17 कुमाऊं के शुरू में गए ना जितने भी, सबको राष्ट्रीय राइफल्स भैया। टेम्पल को मिलिटेंसी इतनी थी साहब, मतलब हम पहाड़ के ऊपर से टेररिस्टों को पेड़ में एक लटका करके क्रिकेट खेलते हुए तक देखते, इतनी ज्यादा। मतलब आजकल एक वेपन मिलता है बड़ी मुश्किल से एक ऑपरेशन में, उस टाइम कोत के कोत मिलते थे। हाँ, मतलब अगर कहीं ऑपरेशन कहीं कैसो या शैडो कर दिया जंगल इलाके में, तो उनके कोत के कोत मिलते थे। हम एक ही ऑपरेशन में 15-15, 20-20 वेपन। तो आप लोगों ने RR कितनों ने काटी है? सबने काटी है। कौन सी? 26 गए, 13 गए? आप 50 में गए थे? हमारे टाइम पे तो 94 में जब हम आए थे, तो CO साहब, 2IC साहब और कंपनी कमांडर दूर की बात है, अनुज साहब हमारे सीनियर थे, वही टाइट करके रखते थे पूरा। और SM थे हमारे हंसादत्त साहब। तो हम वहीं से टहलते टहलते गए, अरे साहब इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं? ऐसी बात थी उनकी करने की। तो मैंने बोला अच्छा हाँ SM साहब मैं इधर जा रहा था। अरे क्या घूम रहे हो साहब, वहाँ पे MMG की क्लास लग रही है, वहाँ पे जाके बैठ जाओ। 4-5 बार मुझे कभी MMG की क्लास, कभी AJL की क्लास, कभी LMG की क्लास, उसी में भेजते रहते, मुझे क्लास में बैठ जाओ, क्लास में बैठ जाओ। उस टाइम के लोग भी बड़े खुर्राट थे, कंपनी कमांडर भी ऐसे खुर्राट थे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मज़ा आ गया खाना खा के। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा लगा। पलटन की बातें हो जाती है ना, 2 किलो खून बढ़ जाता है अपने आप। वैसे भी साहब 19-20 साल के बाद मिलना, हाँ बहुत अच्छा लगा साहब आपका, खास तौर से आपने पूरा ऑर्गेनाइज करा, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, दीज आर माई ब्रदर्स फ्रॉम 17 कुमाऊं, ये भाई हैं हमारे 17 कुमाऊं के। इनमें से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने तब ज्वाइन करा जब मैं फौज छोड़ चुका था, पर कुछ लोग हैं इसमें 2-3 जो मेरे साथ हैं। इन्होंने किस्से बताया जब मैं वो पहाड़ से गिरा था, वो बर्फ़ में दबा रहा, तब ये लोग आए मुझे बचाने के लिए नीचे। यही है एक पलटन का जो भाईचारा होता है, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। वी टॉक अबाउट शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। आप कहाँ थे, मैं उस वक्त यहाँ था, हमने ये करा, यही होती फौजियों की बातें। और जब एक पलटन के फौजी मिल जाएं तो फिर आप समझिए कि यहीं पे होली और यहीं पे दिवाली हमारी। मेरे लिए और टीम पेट्रियट के लिए बड़े सम्मान की बात है कि आज हमारे शो पे आई हैं 4 वीर नारियां। नमस्कार, आपका नाम? जी, आप बताएं कि क्या हादसा हुआ था आपके साथ? मेरे हस्बैंड के साथ गुजरात 2009 में जी 1 अगस्त को जब ड्यूटी में जा रहे थे, ड्यूटी के दौरान जी फील्ड एरिया थी, उसमें पानी में डूब गए थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद यूनिट से फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड शहीद हो गए हैं। जी। उसके बाद ऐसा लगा मानो कि मेरा सब कुछ हो गया है। जी। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे छोटे, उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। जी। पता ही नहीं था मुझे कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कुछ मालूम। गांव वालों ने थोड़ा बहुत सहयोग किया होगा, उन्होंने देखा होगा। जी। उसके बाद कुछ फौजी भाई मिले, उन्होंने बोला कि आपको कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में जाना चाहिए। जी। वो आपकी भरपूर सहायता कर सकते हैं। जी। उसके बाद मैं यहाँ 2010 में यहाँ कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में रानीखेत में आई। जी। कमांडेंट साहब व डिप्टी साहब ने मेरा भरपूर सहयोग किया। अच्छा। उन्होंने मेरे से पूरी बात पूछताछ की, मेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा सहयोग किया मेरे साथ। जी। उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जी, सबसे पहले मुझे अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ वॉर विडो हॉस्टल में रहने के लिए एक कमरा प्रदान किया। उसके बाद एक बार वेलफेयर हुआ, कमांडेंट मैम साहब और डिप्टी मैम साहब ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ तक पढ़ी हो। मैं सबको यही बताया करती थी कि नहीं मैंने 10 पास किया है, नहीं मैंने 10 पास किया है। तो बोले नहीं, क्योंकि मुझे अंदर से मुझे लगता था कि मुझ में कैपेबिलिटी नहीं है कुछ करने की, और अंदर से सहमी सी, डरी हुई सी, क्योंकि कभी बाहर निकली नहीं थी। तो
एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अंदर से जोश पैदा हुआ, बार बार उनके फोर्स करने पे मैंने उनको बताया मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन MA है। तो उन्होंने बोला आपने अपनी पढ़ाई को क्यों अंदर छुपा के रखा है, आप इतना बड़ा राज अपने छुपाए बैठे हो, नहीं आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, आप पढ़ो। फिर उन्होंने मुझे सोल्जर बोर्ड के थ्रू और ये अपने KRC के बगल में एक कंप्यूटर कोर्स चलाने के लिए वहाँ पे खुला हुआ है सेंटर, तो वहाँ से मैंने कंप्यूटर कोर्स उन्होंने करवाया जी। और 1 साल का मुझे NTT कोर्स करवाया। उन्हीं के सहयोग से आज मैं गोल्डन फिश आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल में टीचर के पद पे कार्य कर रही हूँ जी। और अपने पैरों पे आप खड़ी हैं? खड़ी भी हूँ। और मेरे 3 बच्चे, 12th में बेटा है, 11th में बेटी है, 6th में बेटा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी कहानी सुन के धन्यवाद। और आप? नमस्कार सर, आपका नाम? मैं रेखा सोन्याल। अच्छा। मेरे हस्बैंड 5 कुमाऊं में थे जी। नायक मनोहर सिंह जी। और उस समय वो 13 RR में पोस्टिंग थे। 13 RR में? हाँ सर, छुट्टी आए थे, मैं बरेली में रह रहे थे हम लोग जी। उस समय हमारी यूनिट कानपुर में थी जी। तो वहाँ पे थे हम कानपुर में। 1 साल के बाद RR में नंबर आ गया जी। हमको बरेली छोड़ दिया था जी। बच्चे छोटे छोटे थे जी। मेरे को 2 साल हुए थे बरेली में जी। और छुट्टी आए थे। फिर छुट्टी से गए यहाँ जम्मू में ट्रांजिट कैंप में पहुँचे थे। उनकी अचानक तबीयत खराब हुई जी। तो वहाँ से उनको एरोप्लेन के जरिए दिल्ली RR में छोड़ दिया हॉस्पिटल में। अच्छा। हॉस्पिटल से एक नर्स मैडम का बोला, मैडम आप उनके घर से बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ मैम वहाँ से बोल रही हूँ। बोला आप उनको देखना चाहते हो तो आप कल ही के कल यहाँ आओ, हो सकता है फिर आप उनको आज के बाद न देख पाओ। अच्छा। ऐसी खबर आई मेरे पास। मेरे साथ कोई नहीं था सर, मैंने दिल्ली जैसी जगह देखी ही नहीं थी। मैं पहली बार निकली थी घर से, कानपुर ही गई थी। हमारे जाने तक उनको कोई होश हवास नहीं था। पहले तो उन्होंने बताया, नंबर भी दिया घर का, उनको बताया भी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे वहाँ रह रहे हैं। इसने हमको सब कुछ बताया। सुबह नाश्ता करते करते अचानक ही बेहोश हुआ। उस समय से होश ही नहीं आई। मैं तो एक कैंटीन तक नहीं जाती थी सर खाना खाने के लिए। वही सुबह में बैठ जाती थी वहाँ, जैसे उजाला होता था मैं सराय से निकलती थी सीधे हॉस्पिटल में बैठ जाती थी। लेकिन यूनिट ने, फौज ने इतनी हेल्प की जो अपने घर वालों ने नहीं की। शिव साहब ने वहाँ से एक बंदे को भेजा, बोला ये रहेगा देखभाल के लिए। उन्होंने बोला रुको मैं तुम्हारे लिए यहीं रूम की भी व्यवस्था भी करता हूँ। तो उसके बाद 13 अप्रैल को मैं सुबह जैसे गई तो मशीन लगाई तो वो तो मतलब सुन्न हो चुके थे उस समय तक। तो ये हादसा होने के बाद आप ये कह रहे हैं कि घर वालों ने कोई सपोर्ट नहीं किया सर। हाथ खींच लिया पीछे? खींच लिए सर, बिल्कुल। उस समय उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या करना था। लेकिन मेरे शिव साहब ऐसे थे, उन्होंने मेरे घर में मेरे से पहले उन्होंने फोन करके पता कर लिया। तो शिव साहब ने सीधे मेरे ससुर से बोला तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, इसको परेशान नहीं करोगे, तुम्हारा 1 पैसा नहीं बनता है। अच्छा। हाँ, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सीधे ऐसे बोल दिया उन्होंने। और सारा का सारा पैसा आपके पास आना शुरू हुआ? सब मुझे दिया उन्होंने। फौज ने मदद की सर। मैं तो बहुत ही कुमाऊं रेजिमेंट ने मदद करी। कुमाऊं रेजिमेंट तो मैं बोल रही हूँ, माँ बाप छोड़ो, माँ बाप जो है यही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। थैंक यू बहुत सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार। आपका शुभ नाम? तुलसी है मेरा नाम जी। और मेरे हस्बैंड 9 कुमाऊं में कार्यकर्ता थे जी। और वो उन दिनों 26 RR में भी उन्होंने सेवारत ली है जी। और वहाँ से हमारी यूनिट पिथौरागढ़ में थी उन दिनों जी। तो वहाँ से शिफ्ट हो गए थे अरुणाचल में। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड 26 RR में थे तभी जी। तो वहाँ से मेरे हस्बैंड भी 1 सप्ताह हो गए थे जो यूनिट में प्रवेश हो चुके थे वहाँ पे। हुआ क्या था? मेरे हस्बैंड जो थे जो यूनिट ने हथियार की गाड़ी में बॉर्डर में जाने के लिए तैयार किया था जी। तो हथियार की गाड़ी मूव होके काफ़ी आगे निकल के वहाँ पे मतलब अटैक हो गया था कि दुश्मनों ने अटैक किया था और गोली लग के हादसा हो चुकी थी मेरे हस्बैंड के साथ। अच्छा। तो इस दौरान मुझे घर में पता नहीं था क्योंकि मेरा घर मार्केट से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे जेठ जी ने जो सुना कि मेरे भाई के साथ ऐसे हादसा हो चुका है करके जी। तो वो किसी और बंदे को अपने दोस्तों को साथ में लेके वो रात घर को निकल गए। उन्होंने मतलब एकदम से मेरे को फील नहीं होने दिया कि मार्केट से भी पहुंचे हुए हैं, मतलब क्या हुआ करके ये फील नहीं होने दिया। मेरे जेठ जी और 2 बंदे जो गांव वाले थे वो आए साथ। वो आंख नहीं मिला रहे थे आपसे? हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे हो गए थे, वो बोलने की क्षमता में नहीं थे वो। अच्छा।
इस तरह से उनको वहाँ पे घर में रूम में लेके बिठाया और मैंने कहा क्या बात है, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आप इतनी बात करते हो मेरे से, इतने बोलते हो, लेकिन अभी क्यों नहीं बोल रहे आप मेरे से? तो उन्होंने सर से बोला कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जो हो गया आज सब कुछ ख़त्म हो गया। इतनी बड़ी ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई और तहस नहस हो गई मेरी लाइफ। मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे और मैं अपने हस्बैंड के मतलब दर्शन के लिए भी नहीं जा सकती वहाँ पे। मेरे को इतना रोक दिया वहाँ पे कि बोला आप नहीं जाओगी। तो मेरे सीओ और मैम साहब ने मेरे को समझाया, फिर बोला बेटा आप क्या करना चाहती हो? मैंने कहा मैम अभी मैं बोलने की क्षमता में नहीं हूँ, मेरे मुँह से वाणी निकल ही नहीं रही है जी। उसके बाद मैम ने जो भी है बच्चों को देखा, मेरे को देखा, वो फिर वहाँ से रवाना हो गए हमसे मिल के। उसके बाद मैम के मतलब 1 हफ्ते के बाद मेरी मैम जी मेरे से कांटेक्ट में बात करी मैम ने। तो मैंने कहा मैम 1 हफ्ते बाद फिर आपसे संपर्क करा उन्होंने जी। तो उन्होंने बोला कि बेटा ठीक हो, ये सो सारी बातें पूछी उन्होंने। मैंने कहा हाँ मैम मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने बोला पिथौरागढ़ में आशा किरण है, वहाँ पे आप मैं शिफ्ट कर देती हूँ जी, आपके लिए सुविधा होगी जी। और फौज से आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो मैं यही कहा मैंने मैम को कि मैम मैं नहीं आना चाहती हूँ वहाँ पे, और क्या कहते हैं हो सकता है ससुर अभी सदमे में हो, मेरा बेटा खो रखा है करके, जैसे मेरे को हो रखा है वैसे उनको भी हो रहा होगा। तो बोला बेटा देख लीजिए, अगर आपको जब भी लगे तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। पहला लेटर आया मैंने उसको रिजेक्ट किया, दूसरा आया फिर उसको रिजेक्ट किया, तीसरे में मैंने साइन कर दिया, क्योंकि मैं 2 साल घर में बैठी अपने सास ससुर की सेवा करूंगी और उनके साथ रहूंगी, उन्होंने भी बेटा खो रखा है करके, लेकिन वो मेरे को नहीं समझ पाए तो मैं मजबूर होके मुझे वहाँ से साइन करना पड़ा। मतलब आपके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं था। इन्हीं दौरान में मेरे ससुर ने मतलब मेरे से पेंशन मतलब डिवाइड करने के लिए फोकस कर दिया। मतलब बार बार केस, कभी कुछ कभी तो कुछ फोन ऐसे करके बोल रहे हैं कि कुछ पेंशन हमें भी दे दो। हाँ पेंशन दे दो, या फिर ऐसे करके मेरे को नहीं किया, उन्होंने अप्लाई कर दिया आगे को। वहाँ पे सीओ बैठा हुआ था पिथौरागढ़ में, तो उन्होंने ससुर और बहू को साथ में बिठा के बात करी। मैंने कहा सर आप खुद ही देख रहे हो, मैं कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर KRC से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, अपने बच्चों को छोड़ के, इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आ रही हूँ। और मैंने कहा जब मेरी पेंशन आना शुरू हुआ, पैसे आना शुरू हुआ, तो मैंने ससुर जी को 2 लाख रुपए पहले दे चुकी थी। आपके ससुर मेरे जी से? ससुर जी पे बहुत गुस्सा हो गई। हाँ, कि तुमने झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? हाँ। वो मैंने कहा सर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, जो बोलेंगे मेरे ससुर जी बोलेंगे, मेरे से बड़े हैं। तो मुझे वहाँ पे हौसला दिया साहब ने। फिर उसके बाद बोला पैसों को इस तरह से गाइडेंस करना है, इस तरह से नहीं वेस्ट करना है। तो फिर मैं आ गई वापस। और उस दिन ऐसा लगा सर मेरे को, एक बार तो मेरे आदमी जाने से झटका लगा मुझे, दूसरी बार परिवार को छूटने से झटका लगा मुझे। ये मेरे को गर्व होता है कि मेरा आदमी अपने देश के लिए बलिदान किया है जी। इसीलिए मेरा सर नीचे नहीं झुकता है, ऊपर होता है। नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। इसीलिए मैं KRC को जितना भी धन्यवाद करूं, जितना भी आभार व्यक्त करूं, वो भी कम है सर। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वेलकम। थैंक यू। नमस्कार। आपका नाम? सर मेरा नाम आशा है जी। मैं बनबसा भजनपुर की रहने वाली हूँ जी। मेरे हस्बैंड का नाम श्री संदीप सिंह था जी। संदीप सिंह है, और वो आर्मी में सिपाही रैंक पे थे जी। 8 साल उन्होंने आर्मी में जॉब करी जी। और हमारी शादी 9 दिसंबर 2009 को हुई थी जी। और 9 दिसंबर 2012 को उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और ये हादसा कहाँ पे हुआ था? ये बनबसा में ही हुआ था। अच्छा। वो कैजुअलिटी छुट्टी में थे, कैजुअल छुट्टी में, और 2 दिन उन्हें घर आए हुए थे। तीसरे दिन उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ, उन्होंने मेरे को घर से जाने के लिए बोला कि हमने अपना बेटा पाला, सब पैसा वैसा तुझे मिल रहा है, पेंशन तुझे मिलेगी, हमें बेटे पालने का क्या फ़ायदा हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि आर्मी के सारे डॉक्यूमेंट रख लिए और बोला अब जो करती है तू कर। बोला हम भी देखते हैं कैसे करती है, कैसे अपने बच्चे की परवरिश करती है, हम भी देखेंगे। फिर उन्होंने मेरे सीओ साहब का जब उस टाइम पे फ़ोन आता था तो मेरे पास तो मोबाइल रहता नहीं था, तो मेरे से कभी बात नहीं होने देते थे उनकी। हमारी आर्मी ने बहुत सपोर्ट किया मुझसे बात करने का, संपर्क करने का, बहुत वो किया, लेकिन संपर्क कभी बनने नहीं दिया। उन्होंने मेरे ससुर फ़ोन ही नहीं दिया। और बोलते थे जब आपका अगर लड़के के साथ ऐसा हो जाए, जिस घर में इतना बड़ा हादसा हो,
उस घर की बहू आपसे बात कैसे कर सकती है, वो गम में है, वो सदमे में है, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। वो मेरी ओर से ये चीज़ बोल देते थे और बिल्कुल झूठ बोल देते थे। बड़ी मुश्किल से मेरे मायके वालों ने चुपचाप से आके रोड में मुझे फ़ोन दिया, बोला इससे मतलब हमें ये पता रहेगा कि तू ठीक ठाक है, और जब तू मिस कॉल करेगी तभी हम कॉल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और वो फ़ोन मैंने छुपा के रखा था अपने घर में। 4-5 महीने हो गए, फिर मैंने मतलब अपने यूनिट में मैंने फ़ोन किया। मेरे हस्बैंड की एक डायरी थी, उसमें से मैंने सीओ साहब का नंबर ढूंढा और फिर मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ KRC में आप जैसे लोगों के लिए यहाँ वार विडो हॉस्टल बना है, कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर आप लोगों का सहयोग करेगी। आप यहाँ एक रूम की एप्लीकेशन दे के जाओ, अगली बार आना आप 2-3 महीने बाद आपको रूम मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आई, जब से मैं यहाँ रही, अभी तक मेरे को यहाँ रहते हुए 5-6 साल हो चुके हैं, 5वां साल चल रहा है। 6 साल मेरे हस्बैंड को गए हुए हो गए हैं। अभी तक मेरे सास ससुर ने ये नहीं पूछा है कि तुम कैसे रह रहे हो। तो अब सब सकुशल है, अब कोई परेशान नहीं करते ससुराल, अब तो कर ही नहीं सकते परेशान, अब तो नहीं करते हैं। फिर वो ABC साहब की बदौलत हुआ है कि उन्होंने ये बोला कि हाँ जंगल राज नहीं है, हम केवल उनके एक लेटर आने पे ऐसे वो नहीं कर सकते हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, दोनों तरफा सुना जाएगा, जो भी है एक तरफा सुन के नहीं होगा। मतलब भारतीय सेना का बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को है कि लोग ये समझते हैं कि हस्बैंड चला गया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी कमी तो जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है, वो जो कमी है वो तो हमेशा रहेगी। लेकिन एक चीज़ है कि इतना बड़ा जो इनका सहयोग मिलता है, उससे हमें सिर उठा के जीने का सहारा मिल जाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं इस वक्त कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के नर्सिंग स्टेडियम में हूँ। ये एक ट्रेनिंग शेड है और हमारे पीछे ये ताइक्वांडो के प्लेयर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आर्मी में स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसके बारे में हमें बताएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल नक्षत्र भंडारी। ही इज G1 ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स के इंचार्ज हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल नक्षत्र, वेलकम टू पेट्रियट, और आपका स्वागत है और बहुत अच्छा लगा आपने हमारी शो में, थैंक यू आप आए। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये स्पोर्ट्स का फौज में क्या महत्व है? फौज में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है स्पोर्ट्स के ऊपर, सब लोग स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्समैन है, कहाँ पे गया, कौन सा मेडल लेकर आया, एक बड़ा जुनून सा रहता है फौज में। एम जो है हमारा, व्हाई वी वांट बॉयज़ टू जॉइन द स्पोर्ट्स टीम्स, इसकी इसमें एग्रेशन आए, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग सब फौजी हैं। फौजी का क्या है इंपॉर्टेंस, एग्रेशन लाना। बिल्कुल। तो हम लोग इनको बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, आर्चरी जैसे स्पोर्ट्स में इनको हुनारी दिलाते हैं। जब ये लोग रिक्रूट होते हैं तभी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसमें पोटेंशियल है, और उनको यहाँ पे हम अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी सिखलाई देते हैं। पहला रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड दूसरा रीज़न है कि अच्छा कॉम्पिटिशन में पार्ट लें, एंड देन अपने रेजिमेंट के लिए नाम हासिल करें, एंड अल्टीमेटली वो लोग टेक पार्ट करें मिशन ओलंपिक्स में और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे KRC में कौन कौन से स्पोर्ट्स के नोड हैं? KRC में हमारा फोकस है क्रॉस कंट्री, ताइक्वांडो, आर्चरी एंड बॉक्सिंग। इन 4 स्पोर्ट्स में हम लोग इन सबको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये कई सालों से चल रहा है। तो जैसे आर्चरी में आपके नेशनल वाले हैं, तो आपके ताइक्वांडो में भी होंगे नेशनल वाले? ताइक्वांडो में हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं जो नेशनल खेल चुके हैं, हवलदार अरविंद और हवलदार प्रमोद। हाल ही के नेशनल्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, और बॉक्सिंग में भी होंगे? और इसी बॉक्सिंग में भी हमारे पास नेशनल वाले हैं, एंड क्रॉस कंट्री में हमारे पास 4 लड़के हैं जिन्होंने सर्विसेज में पार्ट लिया है। और हमारे एक कुमाऊं रेजिमेंट के लड़के ने पूरे सर्विसेज में फर्स्ट गोल्ड मेडल लाया है। ओह, वेरी वेल डन। अच्छा, एक ये जो स्पोर्ट्समैन हैं, बिकॉज इसेंशियली दे आर स्पोर्ट्समैन, इनकी डाइट का कोई खास ख्याल, इनके रेस्ट का कोई खास ख्याल, ट्रेनिंग का कोई खास ख्याल, कि ये नॉर्मल सोल्जर्स की ड्यूटी करते हैं और फ्री टाइम में ये करते हैं, कि इनका काम ही है? इनको हमने एक अलग से बैरिक्स दे रखे हैं, पूरी टीम है। हम सिलेक्टेड कोच लगाते हैं जो पहले स्पोर्ट्स टीम में थे। उनका काम है सुबह ये लोग अपने रन पे जाते हैं, अलग से जो मॉनिटर होता है, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद दोबारा रेस्ट है, एंड अगेन दे हैव अ शेड्यूल जो मैं मॉनिटर करता हूँ। साथ ही इनका डाइट के लिए हम इनको रेजिमेंट से फंड देते हैं, और ये लोग अपना डाइट जैसे एक्स्ट्रा मिल्क, एग्स, काजू बादाम, फिश, ये इनके लिए एडिशनली आता है। इसका खर्चा कुछ नहीं करते, ओवर एंड अबव। साथ ही हम लोग इनके लिए किट भी मंगाते हैं। इनको जो डिजायर्ड किट है, जैसे ताइक्वांडो के लिए आप देख रहे हो ये चेस्ट गार्ड्स, बॉक्सिंग के लिए ग्लव्स, ये सब हम इनको प्रोक्योर करते हैं ताकि इनको किसी तरह की कमी पेशी ना हो। तो जैसे एक नॉर्मल ड्यूटी होती है सोल्जर की, उन सब से ये लोग दूर हैं, और इनका सिर्फ ये काम है कि आपका मिशन है देश के लिए और रेजिमेंट के लिए मेडल लाना। इनका यही है, हम इनको कोई गार्ड ड्यूटी नहीं देते। इनका फोकस सिर्फ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स है, और दैट्स इट। अच्छा कर्नल नक्षत्र, हमने आर्चरी देखी और हमने ताइक्वांडो देखा, इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं इस वक्त? इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बढ़िया बॉक्सिंग टीम है जो हाल ही में यूबी एरिया में 2nd पोजीशन लेके आई है। उनका ट्रेनिंग चल रहा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो। सो दिस इज वेयर द बॉक्सिंग हैपेंस।
दिस इज एन इंडोर स्टेडियम जो हमने बनाया है अच्छा खास करके हमारी बॉक्सिंग टीम के लिए, जी, ताकि उन्हें अच्छा। विंटर्स में भी प्रैक्टिस करने की दिक्कत नहीं। हाँ, सो यू मेड अ शेड, बारिश हो, बारिश बर्फ गिरती है यहाँ पे? नहीं, बर्फ कभी कभी जनवरी या फरवरी में गिरती है, गिर जाती है रानीखेत में। लास्ट ईयर भी गिरी थी, लास्ट ईयर गिरी तो थी। ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे धूप हो, हाँ। बारिश हो, ठंड हो, Yeah. इनका अपने ट्रेनिंग कंटिन्यूस चलता रहे, प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। तो कितने लोग हैं बॉक्सिंग में जिन्होंने रेजिमेंट के लिए और आर्मी के लिए नाम कमाया? एज ऑफ नाउ 2 हैं जो आर्मी नोड में हैं जी। एक है हवलदार दुर्योधन एंड सुबेदार सतीश के बारे में आपने सुना होगा, कॉमनवेल्थ में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और हाल ही में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। जी जी जी, अच्छा। सो हाउ मेनी टोटल हाउ मेनी बॉक्सेस आर हियर? ये अबाउट 16 बॉक्सेस 16 इन आवर बॉक्सिंग टीम, और ये लोग हाल ही में नेशनल पार्टिसिपेट भी करके आए हैं। उत्तराखंड में इनको 2nd पोजीशन मिला है, उत्तराखंड स्टेट में। और उनके लिए भी आप वही जैसे आपने ताइक्वांडो प्लेयर्स के लिए बताया था, डाइट वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह सब इनके लिए अलग है? एक्सरसाइज अलग है, एक्सरसाइज वेरी करता है हर स्पोर्ट्स टीम का। जी। जैसे इनका ज़्यादा एंड्योरेंस होता है, ताइक्वांडो का जैसा एंड्योरेंस होता है पैरों में, जी। इनका एंड्योरेंस हम लोग हाथों के लिए, हाथ के मसल्स के लिए होता है। और कोर मजबूत होना चाहिए। कोर मजबूत होना चाहिए, इनका एंड्योरेंस ज़्यादा होना चाहिए, बॉक्सिंग में ज़्यादा एनर्जी लगती है। एब्सोल्युटली। इसमें भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड कोच हैं जी। जो बॉक्सिंग को छोड़ चुके हैं, NIS वाले कोचेस हैं हमारे जी। जो पटियाला में ट्रेनिंग करके आए हैं। अच्छा। हमारा एक कोच अभी फिलहाल ट्रेनिंग कर रहा है और एक करके आ गया है, तो वी गिव देम द बेस्ट ट्रेनिंग। जी, तो ऐसा होता है कि कोई जैसे कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करे बट आफ्टर अ टाइम जब उसका बॉक्सिंग का करियर खत्म हो जाए तो ही कम्स बैक एज अ कोच? वही हमारा एम यही है कि वी एब्जॉर्ब हिम इन द बॉक्सिंग टीम, Yes. ताकि ये टीम उसके एक्सपीरियंस से गेन करे। हाँ, अनुभव का फायदा तो होना ही चाहिए। राइट, तो अभी आप कौन लगता है आपके टॉप 3 बॉक्सर्स इन 16 बॉक्सर्स में से टॉप 3 कौन है जो आप कहते हैं कि देश के लिए या फौज के लिए, रेजिमेंट के लिए मेडल लाएंगे? हमारे पास 3 बॉक्सर्स हैं। दयानंद है, जी। ही इज अ मणिपुरी गाय, श्रीनगर से है। जी। एक गौरव है, एक आकाश है, आकाश इज ऑलरेडी इन द आर्मी नोड इन बैंगलोर। अच्छा। ये 3 लड़के हैं जो मैं श्योर हूँ कि एक दिन ये लोग भी जाके कॉमनवेल्थ में कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। जी, तगड़े बॉक्सर हैं, बहुत बढ़िया बॉक्सर है। excellent. So I'm guessing that a lot of stuff that happens in Kumaon Regimental Center, जैसे आप जीवन ट्रेनिंग है, तो it revolves around the players also. कि प्लेयर्स को हम किस तरीके से फैसिलिटेट करें? जैसे आपने बोला इनकी कोई और ड्यूटी नहीं है, जैसे राइफल पकड़ के उनको ड्यूटी नहीं करनी, कहीं और नहीं जाना या कोई और ट्रेनिंग नहीं, इनको सिर्फ ये बोला गया है कि बेटा ये आपकी डाइट है, ये आपके कोच हैं, ये आपका शेड है, ये आपका इक्विपमेंट है, आप मेहनत करो, आप मेडल लेकर आओ। आई थिंक दैट इज द एम। Our aim is that we should extract the best for them, जी। and they give their best for the regiment and ultimately for the country. Right. Excellent. Thank you very much, Colonel Nakshatra Bhandari. Thank you for speaking with us. Viewers, with Lieutenant Colonel Nakshatra Bhandari, he explained how these players, ये जो खिलाड़ी हैं, आपने आर्चरी वाले, ताइक्वांडो वाले, बॉक्सिंग वाले, इनको चुना गया है क्योंकि इन्होंने हुनर दिखाया, वो डिटर्मिनेशन दिखाया, वो करेज दिखाई है ये काम करने की, ये स्पोर्ट्स खेलने की, और इनको इनकी डाइट, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, इनकी एक्सरसाइज, सब कुछ एक साइंटिफिक तरीके से ये एक एनवायरनमेंट बनाया गया है कि ये लोग आगे चल के नाम कमाएं, ना सिर्फ अपनी यूनिट, ना सिर्फ रेजिमेंट का, लेकिन पूरे देश का। दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में एक्टिविटी कभी ख़त्म नहीं होती, 24/7/365। और ये जो रिक्रूट्स हैं, इनमें एनर्जी लेवल इतना हाई है कि मुझ जैसे आदमी को इनके साथ कीपिंग पेस विद देम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन दिन हमारा बड़ा एन्जॉयबल गया, दिन हमारा बहुत अच्छा गया, और अब हम सब के सब इस बॉनफायर के साथ बैठे हैं। मेरे साथ करीब 800 से लेकर 1000 साथी हैं। लेट्स स्टार्ट दिस प्रोग्राम, और आप देखेंगे रानीखेत की सर्दी में कितना मज़ा आता है। अरे कुमाऊनी गाना कौन गाएगा? चलो एक कुमाऊनी गाने से शुरुआत करते हैं, आ जाओ भाइयों। क्या बात है, सारे मिलके गा रहे हो? घास काटूं लो दुधुआ बदले ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आप लोग माता पिता के संग में गोरी रहिए मौज बहुत ही बढ़िया। मैं आपको सुनाता हूं नागा लैंग्वेज में गाना।
시달렸어 서부참 놀리는 시도 Even if we're exiled on the cloud 시베미니 흐마치 बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। एक बार जोर से हो जाए एक और कुमाऊनी गीत। आ जाओ फिर। नागा डांस देखोगे? अभी हम आपको दिखाते हैं नागा डांस। आ जाओ, नागा डांस। आपने देखा कितना अच्छा डांस प्रोग्राम, सो मच ऑफ स्पिरिट, सो मच ऑफ जोश, सो मच ऑफ ट्रेडिशन। ये कुमाऊं रेजिमेंट की खासियत है, जिसमें कुमाऊनी, अहीर, नागा एक साथ कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट में काम करते हैं, अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करते हैं। आप इनका इतिहास कभी देखिए, तब आपको पता लगेगा। अगले हफ्ते मैं आपको ले चलूँगा हिंदुस्तान के किसी और कोने में और फौजियों से मिलाने के लिए। तब तक के लिए मेरी ओर से जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।